जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो बेटा जी 10th क्लास की हेल्थ साइंस की वीडियो है और हेल्थ साइंस की वन शॉट वीडियो बनने जा रही है। और चलें उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम इसकी वीडियो देखते हैं, क्योंकि हेल्थ साइंस की किताब इस बार थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें मुश्किल हैं। तो बेटा जिसके 9 से लेकर 17 तक चैप्टर हैं, तो इसका जो चैप्टर 9 है इसको हम पढ़ते हैं। तो पेयरिंग के मुताबिक इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आना और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर है, तो बेटा हम इसके बाद शॉर्ट ही पढ़ेंगे और इन टॉपिक वाइज जो भी एमसीक्यूज और शॉर्ट बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि आपका जो आपका नर्व सिस्टम है जिस्म का, उसको हमने पढ़ना है इस साल। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी हेल्थ साइंस की बुक और बायोटेक की बुक, इन दोनों में इंसानों के बारे में ज़्यादा कुछ है। अगर आप बायोटेक की बुक में देखें तो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हाजमे का सिस्टम है। तो इस तरह यहाँ देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो ये जी किताबें थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, ठीक है ना। तो चलें इसका जो पहला टॉपिक होगा, उसके जो रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके जो एमसीक्यूज बनेंगे और शॉर्ट बनेंगे, इसके इंट्रोडक्शन और इसके पहले टॉपिक में से जो जो चीज़ें बनेंगी उसको हम पढ़ेंगे। और आपने पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको कोई भी चीज़ भूले ना और आपको कोई भी चीज़ परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। तो हम इसके टॉपिक वाइज जो शॉर्ट हैं एमसीक्यूज हैं उनके ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका पहला एमसीक्यूज है विच टू ऑर्गन सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी, कि जिसमें राबता या अमाहंगी के लिए कौन से दो जुम्मेदार निज़ाम है, कौन से दो ऐसे निज़ाम हैं जो जिसमें राबता कायम या अमाहंगी काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो नर्वस सिस्टम है और एक है इनकॉर्ड्राइन सिस्टम, ठीक है ना। एक आपका असाबी निज़ाम होगा और एक होगा एंड कोक्राइन निज़ाम, ठीक है ना। तो ये आपका पहले एमसीक्यूज का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाए तो उसमें है CNS का मुकम्मल नाम क्या है। CNS का मुकम्मल नाम होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है कि मरकज़ी एहसाबी निज़ाम यानी कि CNS किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो ये बेटा जी दो हिस्सों पर आपने ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इनमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो आपके दिमाग के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में, और एक आपके स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ना है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इन दो चीज़ों के मुताले को, इन दो चीज़ों के स्टडी करने को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, असाबी निज़ाम, ठीक है ना। उसके बाद वो देखें, उसके बाद वो कहता है कि पर्दी असाबी निज़ाम किस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। दी पैरापल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये किन पर मुश्तमिल होता है, ये बेटा दिमाग और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले एहसाब पर। नर्वस आर्जिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है ना, दिमाग से और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले एहसाब के ऊपर। उसके बाद वो कहता है जी द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़, कि जिस्म का जो असाबी निज़ाम है इसकी बुनियादी इकाई कौन सी है। इसमें ज़्यादातर क्या होंगे, न्यूरॉन होंगे, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम है तो उसमें ज़्यादातर न्यूरॉन होंगे। उसके बाद वो कहता है जी अगला एमसीक्यूज, विच ऑर्गन एक्ट लाइक अ सुपर कंप्यूटर ऑफ द बॉडी, कि सुपर कंप्यूटर की तरह जिस्म का कौन सा हिस्सा काम करता है। तो वो बेटा आपका दिमाग यानी ब्रेन ही इस तरह काम कर सकता है। तो ये आपका छठा एमसीक्यूज। सातवें एमसीक्यूज देखें, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनवॉलेटरी एक्शन, कि दर्ज झेल में से कौन सा गैर अरादी अमल हो सकता है, ये जिसमें आपका कोई अरादा नहीं है, आपकी कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। वो कौन सा अमल है, वो बेटा दिल की धड़कन है, ठीक है ना, वो हार्ट बीट है, ठीक है ना, आपकी दिल की धड़कन। उसके बाद वो कहता है कि द ब्रेन कंट्रोल, आपका जो दिमाग है वो किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो आपके सांस लेने के अमल को भी, आपके हाजमे के अमल को भी, आपके ब्लड प्रेशर को भी, इन तमाम चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। उसके बाद 9 एमसीक्यूज देखें, वो कहता है जी विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, यानी कि बसारत के लिए आपका कौन सा दिमाग का हिस्सा काम करता है। तो वो आपका ऑप्टिकल लूब, क्योंकि दिमाग के अंदर लूब होते हैं ना, ठीक है ना, छोटी छोटी नालियाँ लूब्स बने होते हैं। तो देखने के लिए, बसारत के लिए आपका ऑप्टिकल लूब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। बात समझ आ गई है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखें तो, ठीक है ना, आगे हम देखें अगला एमसीक्यूज देखें तो उसमें है जी, आगे वो कहता है, ज़रा इधर आ जाएं,
कि रिफ्लेक्शन एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, यानी ऊपर देखें, सॉरी ऊपर है, तवाज़न और आज़ाती हरकत को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये ज़रा मैं नीचे आ जाऊँ तो उनको कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती है। आपका 10वां MCQs है, विच लूब इज़ मैनुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग, क्या आपका मेमोरी के लिए, आपका याददाश्त के लिए और लर्निंग के लिए कौन सा लूब इस्तेमाल किया जाता है, वो तो सेरिबिलम, ठीक है ना, या टर्पुलर लोब, ये आपका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 10वां देखिए, रिफ्लेक्शन एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है ना, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड मोस्ट मूवमेंट, ठीक है ना, तो ये सेरिबिलम है, ठीक है ना, ये है सेरिबिलम, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए कि रिफ्लेक्शन एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, बेटा वही रीढ़ की हड्डी कंट्रोल करती है आपकी, ठीक है ना, बात समझ आ गई। रीढ़ की हड्डी आपका रिफ्लेक्शन एक्शन को कंट्रोल करती है। अब उसके बाद इसके शॉर्ट आ जाएं, यानी कि इसके 12 भी है, 12वां MCQs भी है, वही आपके पास द ब्रेन सिस्टम कंट्रोल ऑल ऑफ दीज है। विच लूब हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट, कौन सा लूब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या जजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बेटा फ्रंटल लूब इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड किस तरह एक्ट करती है, तो वो बेटा आपका रोड बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, यानी कि दिमाग और बॉडी का जो रोड है उसकी तरह एक्ट करती है। उसके बाद रिफ्लेक्शन एक्शन कौन कंट्रोल करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। अब उसके बाद इसके जी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पहले टॉपिक के। असाबी निज़ाम के दो बड़े हिस्से कौन से हैं, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आपका PNS। PNS कौन सा होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, और CNS आपका दिमाग और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है, और PNS में आपका असाब शामिल होते हैं, ठीक है ना, आपके नर्वस सिस्टम शामिल होते हैं। तो असाबी निज़ाम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपके दो हिस्से होते हैं, एक CNS और एक PNS। CNS आपका दिमाग और रीढ़ की हड्डी होती है और PNS में आपके नर्व्स होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मरकज़ी असाबी निज़ाम का क्या किरदार है, यानी कि CNS का क्या किरदार है। द CNS रिसीव इंफॉर्मेशन फ्राम द बॉडी एंड इन्वायरमेंट, माहौल से जिस्म से मालूमात इकट्ठी करती है, फिर इन मालूमात पर अमल करती है, इन मालूमात को प्रोसेस करती है, फिर ये जी दिमाग तक इसकी कमांड भेजती है ताकि आपका दिमाग है मूवमेंट करे, थिंकिंग करे, फीलिंग करे, रिस्पॉन्स करे, ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों को क्या करे, वो कंट्रोल करे, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए जी, अगला आपका MCQs हो जाएगा, ठीक है ना, अगला आपका शॉर्ट आ जाएगा, वो ज़रा हम देखते हैं, ठीक है ना। अगला शॉर्ट है जी आपका दिमाग का बुनियादी काम क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन का दिमाग का बुनियादी काम क्या है कि आपके पूरे जिस्म को, आपकी एक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है ना, अरादी या गैर अरादी अवामल, यानी कि आपका जिसमें अरादा हो या आपका जिसमें क्या ना अरादा ना हो, उन दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। और इंसान को याद करने में, लर्निंग करने में, इमोशंस के लिए, बॉडी के फंक्शन के लिए, फैसले करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने या उसको मदद करने के लिए दिमाग का काम किया जाता है। उसके बाद वो कहता है कि अरादी अवामल कौन से होते हैं, जो इंसान अपनी मर्ज़ी से एक्शन परफॉर्म करता है, वो आपके अरादी अवामल है, जिस तरह कि आपने लिखना, पढ़ना, बोलना, या आपके अपने इख्तियार में होता है, तो वो आपका अरादी अवामल होता है। उसके बाद गैर अरादी अवामल कौन से हैं, जिसका आपका सांस लेना, ठीक है ना, बग़ैर सोचे समझे वो काम सर अंजाम हो जाए, जिसमें ब्रथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट, दिल की धड़कन, डाइजेशन, हाजमे का निज़ाम, ये आपका इनवॉलेटरी एक्शन है। उसके बाद वो कहता है, आगे आ जाता है, हाउ डज़ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी फंक्शन, कि आपका जो ब्रेन है वो बॉडी का फंक्शन किस तरह कंट्रोल करता है। वो जी आपका ब्रेन ब्रथिंग, सांस लेने के अमल को कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके जिस्म के टेम्परेचर को, उसके बाद आपकी डाइजेशन को, आपके हार्ट बीट को, इन तमाम चीज़ों को क्या करेगा, आपका ब्रेन कंट्रोल करेगा। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब का क्या मकसद होता है, वो क्या काम करता है। तो वो दिमाग के अंदर ये जो लोब होता है आपकी यादाश्त के लिए, आपके सीखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए, आपकी ज़ुबान को समझने के लिए, ये जी तमाम चीज़ों को समझने के लिए ये लोब इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वो कहता है जी सॉरी, ये ऊपर वाला फ्रंटल लोब है जो ये मैंने नीचे पढ़ दिया, ये बेटा जी बोलने के लिए, फ़ैसला करने के लिए, जजमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए, हरकत के को ये कंट्रोल करता है। और टेम्पोरल लोब आपका ये मेमोरी के लिए, याददाश्त, सीखने और ज़ुबान को समझने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएं, तो सेरिबिलम का क्या किरदार है, ठीक है ना, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेरिबिलम। तो सेरिबिलम का किरदार होता है ये जी तवाज़न के लिए, जिस्म को तवाज़न करने के लिए,
हरकत के लिए, जिस्मानी महंगी को बरकरार रखने के लिए, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद ये रीढ़ की हड्डी का क्या काम है? रीढ़ की हड्डी का काम जिस्म से जो भी पैगाम है वो दिमाग को पहुँचाना, इस अमल को रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। ओके जी। और रिफ्लेक्शन एक्शन कौन सा होता है? यानी कि फ़ौरी जो काम है वो दिमाग को बता देना और दिमाग ने फ़ौरी काम वो परफॉर्म करवा देना, ये रीढ़ की हड्डी का काम होता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन एक्शन की वो कहता है कि 2 मिसालें दें। अगर आपको कोई गर्म चीज़ छू जाए तो आपके हाथ को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये गर्म है, तो वो पीछे खींच लेते हैं। ये आपका रिफ्लेक्शन एक्शन है। आपके जिस्म के अंदर जो भी काम हो रहा है वो रीढ़ की हड्डी के ज़रिए आपके दिमाग तक जा रहा है। ठीक है ना। तो ये आपके 12 ये आपके MCQs और शॉर्ट हो गए। ठीक है ना। अब आपका दूसरा टॉपिक है कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिऑर्डर्स। ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा इसका टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसका MCQs पहला देख लेते हैं। ये ज़रा मैं नीचे आ जाऊँ तो मिर्गी क्या होता है? ठीक है ना। इप्लिपसी यानी कि मिर्गी का क्या होता है कि जो बीमारी एक बार हो जाए वो बार बार दौरे पड़ते रहते हैं इस बीमारी से। मिर्गी के दौरे किस वजह से होते हैं वो बेटा जी? दिमाग में जो गैर मामूली या बग़ैर सोचे समझे वाली जो चीज़ें हैं वो सरगर्मियाँ होना, ये मिर्गी के दौरे का अमल होता है। मिर्गी की एक वजह क्या हो सकती है? मिर्गी की वजह से आपकी दिमाग की चोट भी हो सकती है, आपको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, या आपको क्या नाम है कोई स्टॉक या फालज भी हो सकता है। इन 3-4 चीज़ों से आपको मिर्गी का पता चल सकता है कि आपको मिर्गी का दौरा है या आपकी मिर्गी की बीमारी है। उसके बाद कहते हैं मिर्गी की आम अलामत कौन सी है? बार बार दौरे पड़ना। ठीक है ना। बार बार आपको क्या पड़ना? दौरे पड़ना। ये मिर्गी की आम बीमारी है। और मिर्गी के मरीज़ों को किस चीज़ से बचाना चाहिए? तेज़ चमकदार चीज़ों से, जहनी दबाव से। जो चीज़ ज़्यादा चमकती होती है उनसे बचाएं और स्ट्रेस से उसको बचाएं। अब सर दर्द क्या होता है? हेडकेट ये क्या होती है बेटा जी? आपके दिमाग के अंदर, आपके सिर के अंदर किसी भी हिस्से में दर्द होना। सिर के दर्द की आम वजह क्या हो सकती है? आपको टेंशन हो सकती है, आपको नींद आ सकती है, या पानी की कमी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपको हो सकती हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाए जी, माइग्रेन आमतौर पर सर के किस हिस्से को मुतासर करती है? ठीक है ना। जब आपका माइग्रेन हो जाए, आपको बीमारी हो, तो वो सर का एक साइड जो होती है उसको अफेक्ट ज़्यादा करती है। और माइग्रेन का एक अहम मुहरिक क्या होता है या इसका एक आम टाइगर क्या है जी? या तो आपको जहनी दबाव होगा, या तेज़ रोशनी आपको पड़ेगी, या बुलंद आवाज़ होगी जिसकी वजह से आपका सिर का एक हिस्सा दर्द करेगा। उसके बाद वो कहता है कि अल्जाइम बीमारी बुनियादी तौर पर किन चीज़ों को मुतासर करती है? अल्जाइम की बीमारी भी होती है, और ये ज़्यादातर आपके जी याददाश्त को, आपके सोच को, आपके रवैये को ये ज़्यादा आपको मुतासर करती है। एंजाइम ज़्यादातर किस उम्र के अफराद में ज़्यादा पाई जाती है, या किस उम्र के अफराद को ये ज़्यादा होती है? ज़्यादा ये बूढ़े अफराद जो होते हैं उनको ये ज़्यादा होती है, ओल्ड पीपल को। ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है जी एंजाइम की इब्तदाई अलामात कौन सी हो सकती हैं? आपको हालिया वक़ात भूल सकते हों, या किसी का नाम भूल जाना हो, तो ये आपको इसकी बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा जी कॉमन अर्ली स्पेंथन ऑफ अल्जाइम डिजीज़, वही आपको बता दिया। विच स्टेज ऑफ एंजाइम अर्ली एज, ठीक है ना, शो माइंड मेमोरी लॉस, शुरू से ही आपकी जो मेमोरी है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ट्रोबल रिकॉग्नाइज फैमिली मेम्बर अकर इन मिडल स्टेज में होगी, और लॉस ऑफ मेमोरी एंड स्पीच अकर इन लास्ट स्टेज। और विच इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर एंजाइम डिजीज़, क्या हो सकती हैं कि आपकी फैमिली की हिस्ट्री, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या कि आपको कोई स्ट्रेस है इसकी वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। अब आपके शॉर्ट पढ़ते हैं। मिर्गी क्या होती है बेटा जी? मिर्गी एक असाबी बीमारी है। ठीक है ना। और नाइगोलॉजिकल डिऑर्डर है। ठीक है ना। जो दिमाग के गैर मामूली बरकी सरगर्मियों के बायस बार बार दौरे पड़ते हैं, और जिससे जो जिस्मानी हरकत है या शऊर है वो आपका मुतासर हो सकता है, आपका इफ़ेक्ट हो सकता है, मूवमेंट बिहेवियर आपका ये इफ़ेक्ट हो सकता है। मिर्गी की वजूहात क्या है? मिर्गी दिमाग की चोट की वजह से, ब्रेन इंजरी, इन्फेक्शन की वजह से, फॉलेज की वजह से हो सकती है। बाज़ औक़ात इसकी वजह मालूम भी नहीं होती किस वजह से आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी के आम अलामात क्या है? जिस्म का कांपना, बेहोश हो जाना, अज़ा का अपने कंट्रोल में ना रहना, दर्द के बाद उलझन होना, ठीक है ना, दौरों के बाद बार बार दौरे पड़ना, ये आपका होता है।
मिर्गी का इलाज और एहतियात कैसे की जा सकती हैं बेटा जी? दवाई लेनी चाहिए, चमकती चीज़ से बचना चाहिए, हिफाजती इकदाम अपनाने चाहिए। अब बेटा जी हेड केज क्या होती है? सिर का दर्द होता है, किसी भी हिस्से में सिर के दर्द हो जाना, हल्का हो या शदीद हो, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है व्हाट आर दी कॉमन केस ऑफ हेड केयर, यानी कि सर दर्द की आम वजूहत क्या है? आपको नींद आ रही है, आपको पानी की कमी है, ठीक है ना, आपको क्या नाम है दबाव है, आपको टेंशन है, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है कि हाउ कैन हेड केयर बी मैनेज्ड, यानी कि सर दर्द का इलाज कैसे किया जा सकता है? बेटा जी आराम करें, प्रॉपर रेस्ट करें, आप सोएं, पानी को ज़्यादा पिएं, स्ट्रेस को दूर करें और इस चीज़ों से आप बच सकते हैं। उसके बाद माइग्रेन की अलामात क्या हो सकती हैं? वही कि आपको सर दर्द होगा शदीद, सिर के एक हिस्से में, आपको उल्टी आ जाएगी, आपको धुंधला नज़र आएगा, चमकती रोशनियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ये आपकी होती हैं। उसके बाद अल्जाइमर की बीमारी कौन सी होती है? इससे बेटा जी आपकी आस्ता आस्ता याददाश्त ख़त्म हो जाती है और ये ज़्यादातर बूढ़ों लोगों में होती है। और याददाश्त की कमज़ोरी, नाम भूल जाना, चीज़ रख के गुम जाना, ये अल्जाइमर की बीमारियों के अलामात हैं। और इसके ख़तरे के अवामल क्या हो सकती हैं? बढ़ती हुई उम्र में ये हो सकती है, आपको खून की कमी हो सकती है, आपकी शरेयानें फट सकती हैं, आपको तंबाकूशी, वर्जिश की कमी, इसके ख़तरे बन सकते हैं, ठीक है ना। ज़ियाबीतस हो जाती है इससे, ठीक है ना, तो ये आप इससे बचा करें, ठीक है ना। और यही इसमें मैंने ऊपर यही बता दिए हैं कि क्या क्या इन चीज़ों से हो सकता है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस, स्मोकिंग, डाइट, लेक ऑफ एक्सरसाइज, इसकी वजह से इसके ख़तरे हो सकते हैं। अब बेटा जी इसका तीसरा टॉपिक है, ठीक है ना, तो वो ज़रा मैं देख लेते हैं। इसका तीसरा टॉपिक बेटा कौन सा है? तो बेटा जी इसका जी तीसरा टॉपिक आ जाता है इन्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ज़रा पढ़ते हैं तीसरा टॉपिक, ठीक है ना। ये तीसरे टॉपिक पर आ जाए बेटा। तो ये जी बेटा इसका ये तीसरा है, वो ऊपर दूसरा लिखा गया है पर ये इसका तीसरा टॉपिक है। अब उसके बाद आ जाता है जी मेनिंजाइटिस क्या होती है? दिमाग या रीढ़ की हड्डियों की जलियों की सोजिश से इन्फेक्शन, यानी कि रीढ़ की हड्डी में आपके फोड़े निकल आना, सोजिश बन जाना, इन्फेक्शन बन जाना, ठीक है ना। और उसके बाद आगे आ जाता है मेनिंजाइटिस में भी केस्ड ऑफ, किन केस से हमारे पास ये हो सकती हैं, ठीक है ना। या तो बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई फंगस की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। और मैंगनीज क्या चीज़ होती है? वो ये आपको बता दिया है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढांचे वाली 3 छलियाँ, इसको हम ये कहते हैं। और उसके बाद इसकी आम अलामात क्या हो सकती हैं? आपको तेज़ फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, आपको जी गर्दन में अकड़ा आपका आ जाएगा, गर्दन अकड़ जाएगी, आपका शदीद सर दर्द होगा इसकी वजह से, ठीक है ना। और इसके लिए हमने कौन सी दवाई खानी है? एंटीबायोटिक का दवाइयात खानी है हमने, ठीक है ना, और जिसकी वजह से हम इससे बच सकते हैं, ठीक है ना। एंटीबायोटिक का दवाइयात हमने खानी है, ठीक है ना। तो आगे आ जाए जी नीचे, तो उसके बाद आ जाते हैं उसके बाद व्हाट इज़ एनी प्लेटलेट्स, ठीक है ना, दिमागी फालतू की सोजिश, ठीक है ना, दिमाग की सोजिश आ जानी, ठीक है ना। और इंस्टाइन की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? आपका कोई वायरस आपको आपके अंदर आ जाए, इसकी ये वजह हो सकती है। कौन सा वायरस इन्फ्लाइटिस का सबब बन सकता है? या तो ये बन सकता है ऊपर हाइबर वायरस, ठीक है ना, हाइबस वायरस या हाइपरस सिम्प्लेक्स वायरस, ये दोनों ही बन सकते हैं। और इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? यही वो आपको दौरे पड़ना, आपको उलझन महसूस होना, आपको सर दर्द होना, तेज़ बुखार होना, ये इसकी बीमारियों का सबब है। CSF का मुकम्मल नाम क्या हो सकता है बेटा जी? CF का मुकम्मल नाम है जी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। और नॉर्मल CFS क्या हो सकता है? नॉर्मल CFS क्या है बेटा जी? शफाफ और बेरंग, क्लियर एंड क्लियरनेस। इसका बैक्टीरियल की मेंशेटाइन्स में CSF क्या हो सकता है बेटा जी? ये धुंधला आ सकता है, ठीक है ना, क्लाउडी। उसके बाद वो कहता है जी इन बैक्टीरियल मैनेजमेंट ग्लूकोज लेवल इज CFS इज, आपका ग्लूकोज लेवल लो हो सकता है।
CSF एनालाइज इन्फेक्शन की वजह से, MRI या CT स्कैन आप कर सकते हैं इससे। EG का क्या यूज़ होता है, मैयर इन ब्रेन एक्टिविटी, ये ब्रेन एक्टिविटी को मैयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद इसके शॉर्ट आ जाते हैं जी, देख लेते हैं। मिनीजिट्स ये क्या होते हैं जी। मिनीजिट्स दिमाग और रीढ़ की हड्डियों को डांपने वाली छलियों की सोजिश या इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकती हैं। हिफाजती इक़दाम क्या हैं, हिफाजती छलियाँ दिमाग की रीढ़ की हड्डी को घेर लेती हैं, ठीक है ना। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं बेटा, शदीद सर दर्द, गर्दन का करना, तेज़ बुखार, नींद आना, उलझन महसूस होना। इसके इलाज हम एंटीबायोटिक दवाइयात से कर सकते हैं। और उसके बाद कहती हैं जी इन्फ्लाइटिस क्या होती हैं, ये दिमाग की फालतू सोजिश हो सकती है, यो किसी ना किसी वायरस की वजह से आ सकती है। और इसकी अलामात बेटा क्या हो सकती हैं, इसकी अलामात में आपको तेज़ बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकती है, उलझन हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, ठीक है ना, बोलने चालने में दुश्वारी हो सकती है, ये काम हो सकता है। और CSF क्या होता है बेटा जी, और CSF हमारे पास एक शफाफ माया होता है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डियों के गिर्द मौजूद होता है, जो ग़िज़ाइयत या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जिस्म को, ठीक है ना। और इसका एनालाइज हम किस तरह कर सकते हैं, इनके इन्फेक्शन की तशख़ीस कर सकते हैं, उसको नौइयत को पता कर सकते हैं, इसमें क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, आपका सफ़ेद खून की खलियात बढ़ सकती हैं, आपके अंदर प्रोटीन की मकदार ज़्यादा और ग्लूकोज़ कम हो सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पढ़ते जाएं। उसके बाद इनके इन्फेक्शन की जांचने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, MRI किया जाता है, CT स्कैन की जा सकती है, ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, EEG की भी इस्तेमाल की जा सकती है। और EEG का क्या इस्तेमाल होता है बेटा जी, वो आपका जी क्या करता है, आपका दिमाग की बरकी सरगर्मियों को रिकॉर्ड करता है और गैर मकमूली सरगर्मियों को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनकी जी इंजरी यानी कि इनके बीमारियां, ठीक है ना, ज़ख्में आ जाएं इसमें। दिमाग और रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़दा चोटों की किसकी वजह से हो सकती हैं या आप जल्दी शदीद गिर सकते हैं, या ट्रैफिक हादसा हो सकता है, या खेलों की वजह से चोट लग सकती है। पाकिस्तान में दिमाग और रीढ़ की हड्डी की चोटों में सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, ट्रैफिक हादसा, ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से इन चीज़ों को मुतासर हो सकती हैं। दिमागी चोटों से बचाव के लिए कौन से एहतियाती तदाबीर करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें बेटा, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करें। हल्की दिमागी चोट की लामत क्या हो सकती है, या आपको सर दर्द हो सकता है, या चक्कर आ सकते हैं बेटा, या आपको जी उलझन हो सकती है। शदीद दिमागी चोट की क्या वजह हो सकती है, बार बार आपको दौरे पड़ सकते हैं, बार बार आपको क्या आ सकती है, वॉमिटिंग आ सकती है, या आप कोमा में चले जा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की चोट का असर कहाँ होता है जी, पूरे जिस्म के हिस्सों के जो जिस्म के निचले हिस्से हैं वो आपके नकारा हो सकते हैं। उसके बाद रीढ़ की हड्डी की चोट की आम इलामात क्या हो सकती हैं, आपको फालिज हो सकता है, आप सन होना, एहसास का ख़त्म हो जाना, ये आप हो सकता है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर हिस्से की चोट किस मसले का बायस बन सकती है, या सांस की दुश्वारी की वजह से आपको रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से में आ सकता है। फालिज पैरालाइज क्या मीन हो सकता है, या जिस्म की किसी भी जिस्म की हरकत करने की सलाहियत ख़त्म हो जाना ये बेटा जी फालिज कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जी बहाली में कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है बेटा जी, फिज़ियोथेरेपी, ऑक्सीपल थेरेपी, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। फिजियोथेरेपी का क्या मतलब बेटा होता है जी, जिस्म के अज़ाद को मजबूत करना, ठीक है ना, जिस्मानी सलाहियत को बेहतर बनाना, हरकत बहाल करना। मामूने आलात की क्या मिसाल हो सकती है बेटा, व्हील चेयर, ठीक है ना, व्हील चेयर पर आ सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस या वॉकिंग एपिड, इन चीज़ों का आपका हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इनके शॉर्ट देख लेते हैं, या इधर आपके MC शॉर्ट देख लेते हैं। उसके बाद देख लें दिमाग और रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़दा चोटें क्या होती हैं यहाँ आप कार एक्सीडेंट, हादसात, खेलों की वजह से चोट लग जाना दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ये नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त, आपकी जिस्म की हरकत मुतासर हो सकती हैं।
पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों की क्या सबसे बड़ी वजह हो सकती हैं? ट्रैफिक के हादसात इनकी सबसे बड़ी वजह है, ख़ुसूसन नौजवानों में। हल्की दिमागी चोट की अलामात क्या हो सकती हैं? आपका सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उलझन हो सकती है, आप आर्जी तौर पर बेहोश हो सकते हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। अगर आपको शदीद चोट आ जाए सर में तो आपको बार बार कै आ सकती है, मरीज़ कोमा में भी चला जाता है। अगर रीढ़ की हड्डी की चोट लग जाए तो आपको बेटा जी ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाते हैं फालिज। क्या होता है बेटा जी? फालिज होता है, ये ज़रा मैं नीचे करते हैं, पैरालाइज, ठीक है ना, ये थोड़ा सा नीचे। फालिज बेटा होता है जी जिस्म का कोई भी हिस्सा अपनी हरकत करने की सलाहियत को खो देना। उसके बाद वो कहता है कि दिमागी और रीढ़ की हड्डी की चोटों की पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? आपकी यादाश्त कमज़ोर हो सकती हैं, आपको बेचैनी, बार बार इन्फेक्शन, आप कोमा में जा सकते हैं, आपको फालिज हो सकता है। उसके बाद बहाली क्या होती है? ठीक है ना बेटा, रीहेबिलिटेशन क्या होती है? बहाली, ये हम पढ़ते हैं। बहाली जी बेटा, ये जो थोड़ा नीचे आ जाए, बहाली आपकी एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए मरीज़ को दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। फिजियोथेरेपी किस तरह मदद करती है? वो आपके आज़ाद को मजबूत बनाती है, कमज़ोर आज़ाद को, जिस्म को हरकत करने की सलाहियत बहाल करती है। उसके बाद वो कहता है कि स्पीच थेरेपी क्या होती है? वो मरीज़ को बोलने निकालने और राब्ता कायम करने की सलाहियत बनाती है। आपका मरीज़ कोई भी चीज़ बोल रहा है, उसको निकालने के लिए, राब्ता कायम करने के लिए। उसके बाद आइकोपेशल थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, ये क्या होती है? ये मरीज़ को रोज़मर्रा के काम जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, लिखना दोबारा सिखा सकती है। ख़ानदानी ताउन क्यों ज़रूरी है बेटा? ख़ानदानी ताउन आपकी हौसला अफजाई के लिए, मरीज़ की मदद करने के लिए, उसको उम्मीद दिलाने के लिए, उसकी सेहत बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बेटा जी आपका अगला टॉपिक आ जाता है जी 9.4 टॉपिक, स्टोक। ये 9.4 टॉपिक है आपका, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ते हैं, दिमाग और रीढ़ की हड्डी की तकलीफदार चोटें किस वजह से हो सकती हैं बेटा जी आपकी? ये दोबारा से लगता है मेरा वही चीज़ें आ गई हैं, ठीक है ना। ये लगता है आपकी दोबारा से वही चीज़ें प्रिंट हो गई हैं, ठीक है ना। ये मेरे ख़्याल में वही हो गई हैं, ठीक है ना। ये आपके, मैं मेरे ख़्याल में नीचे नहीं में आया, हाँ नीचे नहीं आया, मैं ऊपर चला गया हूँ। 9.4 टॉपिक, दिमाग को खून की फराहमी को मुतासर करने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं बेटा जी? वो सेरोब्रोमकोस्टल बीमारियाँ हो सकती हैं, सर्कुलर बीमारियाँ। फालिज क्या है बेटा जी? वही आपकी 22 दिमागी खलियात मर जाती हैं। फालिज की सबसे आम किस्म कौन सी है? वो जी आपका इस्मिक स्टॉक है, इस्मिक फालिज। इस्मिक फालिज कब होता है? जब आपका खून का लोथरा आपकी दिमाग की नाली में बंद हो जाता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, हिजरिक फालिज क्या होता है? दिमाग की खून की नाली फट जाती है। फालिज का सबसे अहम ख़तरा क्या होता है? बुलंद फशार खून, हाई ब्लड प्रेशर। ये आपकी सबसे हमारी हो सकती है बड़ी वजह। और उसके बाद वो कहता है कि फालिज, ऊपर आ जाएं, फालिज का दर्ज झेल में से कौन सा फालिज ख़तरे को बढ़ा देता है बेटा जी? ज़ियाबीतस, तंबाकूशी, मोटापापन, ठीक है ना, ये सब बढ़ा देता है। फालिज की अलामात आमतौर पर कैसे ज़ाहिर होती हैं बेटा? अचानक, ठीक है ना, अचानक ये जी आपके पास होती हैं, अपीयर सडनली, अचानक। फालिज की सबसे आम अलामत कौन सी है? जिसमें एक तरफ कमज़ोर हो जाता है, भूलने की दुश्वारी, नज़र के मसाइल। फास्ट में हरफ एफ किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है बेटा? चेहरे का एक तरफ झुक जाना, ठीक है ना, ये भी फालिज की एक किस्म है, ठीक है ना। उसके बाद फास्ट में हरफ ए किस चीज़ की अलामत है बेटा? ए इसकी अलामत है बाजू आपका कमज़ोर हो जाना। इसमें एस किसकी अलामत होती है बेटा जी? वो आपका आ जाता है बाजू की कमज़ोरी, बोलने में दुश्वारी। और टी इसमें क्या आ जाता है बेटा जी? फौरी एमरजेंसी और सर्विस को कॉल करना, ठीक है ना। तो ये फास्ट में ये 3 लफाज का इस्तेमाल होता है। उसके बाद शॉर्ट पढ़ लेते हैं। उसके बाद वो कहता है सेरेब्रम सर्कुलर बीमारियां कहाँ होती हैं? ये बेटा जी आपके दिमाग और खून की फराहमी को मुतासर करती हैं और फालिज का अहम सबब बनती है। फालिज वही आपको बता दिया, दिमाग के किसी हिस्से को खून की फराहमी रुक जाना या उसके हिस्से में कोई भी आ जाना, रुकावट आ जानी, ठीक है ना।
और इस्मिक फालज यही होता है दिमाग के किसी भी खून की नाली में बंद हो जाना या खून की नाली फट जाना, ये हिजरिक फालज है। फालज के ख़तरात आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस, मोटापे, वर्जिश की कमी की वजह से ये बनते हैं। फालज की अलामात क्या हो सकती हैं? आप एकदम आपकी याददाश्त कमज़ोर, आप कमज़ोर हो सकते हैं, आपको सुनना बोलना ये आपका मुश्किल हो सकता है। फालज में फालज ज़दगी क्यों होती है? क्योंकि आपकी काम करने की सलाहियत खोई जाती है। फास्ट असूल क्या है बेटा जी? फास्ट में एफ चेहरे का झुकाव, फेस ड्रॉपिंग, ए आपका बाजू की कमज़ोरी, आर्म वीकनेस, एस आपका स्पीच डिफ़िकल्टी, बोलने में दुश्वारी, और टी आपका फौरी एमरजेंसी। इस मेकिक फालिज क्या इलाज क्या होता है बेटा जी? आपको अद्वियात ख़त्म होने नहीं देनी, आपने खून की रवानी बहाल करनी है। उसके बाद फालिज के हिजरिक फालिज का क्या इलाज हो सकता है? खून का बहना रोका जाए, दिमाग में दबाव कम डाला जाए, सर्जरी की जाए। फालिज के बाद बहाली क्यों ज़रूरी है? आपकी जिससे जिस्मानी जहनी और माशरी तौर पर आपको बेहतर बनाया जाए। फालिज के बाद कौन कौन सी थेरेपी करवानी चाहिए? फिजियोथेरेपी, सिची थेरेपी और कॉन्स्टिंग थेरेपी, ये चीज़ें आपको करवानी चाहिए। उसके बाद आगे आ जाए जी, आपका 9.4 टॉपिक एक और है। सिटी स्किन का मुकम्मल नाम क्या होता है जी? सिटी स्किन का कंप्यूटेड टैपोग्राफी स्कैन, ठीक है ना। और सिटी स्कैन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये बेटा एक्सरे के लिए और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए। सिटी स्किन ख़ास तौर पर किस हालात में मुफीद होती है? वो बेटा आपकी फालिज के लिए, सर की चोट के लिए, दिमाग में खून का बहना। सिटी की स्किन किस चीज़ में फ़र्क वाज़ा करती है? वो बेटा जी आपकी इस्मिक और हिजरिक फालिज में ये करती है। MRI का मुकम्मल नाम क्या है जी बेटा? ये ज़रा नीचे आ जाएं। ये सिटी स्किन किस तरह की इमेज बनाती है? वो 3D इमेज बनाती है। MRI का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? वो बेटा जी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एंड रेडियो वेव्स के लिए, ताकतवर मकनातीस और रेडियो वेव के ज़रिए। MRI किस चीज़ की तशखीस करती है? वो बेटा दिमाग की रसोलियों की, आपकी मल्टीपल अकोस की, या आपके जी स्मॉल स्टॉक, आपका छोटा फालिज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है जी, आगे आ जाता है EEG, ठीक है ना। ये किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? वो बेटा दिमाग की बहाली के लिए। EG में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लगाए जाते हैं? सर की जिल्द के ऊपर लगाए जाते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोड। ईज इज़ कॉमनली यूज एक डायग्नोस कहाँ इस्तेमाल की जाता है? इसको दिमाग को, खून की नालियों को देखने के लिए, ठीक है ना। और क्लाउड बस्टिंग ड्रग आर यूज्ड फॉर, ये किस बीमारी में दी जाती है? वो इस्मिक फालिज में ये दवाई दी जाती है। और ऊपर आ जाएं तो देखें, एंटीबायोटिक्स किस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है? वो बेटा बैक्टीरियल मैनेजमेंट, बैक्टीरिया को मारने के लिए दवाई इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ यानी कि PINS में कहाँ लोकेटेड है? वो बेटा लाहौर में लोकेटेड है। उसके बाद उर्दू मीडियम में क्वेश्चन देखें बेटा, सिटी स्किन क्या है जी? बेटा सिटी स्किन एक तशखीसी टेस्ट होता है जो आपका एक्सरे लेने के लिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिटी स्किन की हंगामी हालात में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दिमाग की चोट, खून बह रहा है, आपको फालिज की बीमारी है तो इसके लिए। सिटी स्किन किस काम के लिए आती है? आपकी एक्सरे तस्वीरें लेने के लिए, 3D इमेज के लिए। MRI किसकी तशखीस करती है? वो बेटा मकनातीस और रेडियो लहरों की। MRI और सिटी स्किन क्यों तरजीह दी जाती है? क्यों MRI बाफ्तों की ज़्यादा तफसीली तस्वीर फराम करती है, रिसोलियो इन्फेक्शन और छोटे फालिज की तशखीस करती है। EEG क्या होती है? ये बेटा जी दिमाग की बरकी सरगर्मियों को रिकॉर्ड करती है। EEG बेटा जी किन बीमारियों की तशखीस करती है? रिसोलियों की, सोजिश की, सर की चोट की। उसके बाद एंडोग्राफी या इलेक्ट्रोड, ये या एंजियोग्राफी, ये दिमाग की खून की नालियों को देखती है। इस्मिक फालिज कैसे, क्या इलाज कैसे किया जाता है? बेटा जी आपको दवाई आपकी ख़त्म नहीं होने देनी। उसके बाद वो बैक्टीरियल मैनेजमेंट्स का इलाज, एंटीबायोटिक का दवाइयात दे के। मिर्गी के इलाज के लिए कौन सी दवाइयात हैं? वो बेटा जी एंटी सर्विस ड्रग होती हैं। और बहाली क्यों ज़रूरी है? बोल चाल के लिए। PNS कहाँ वाक़या? बेटा जी लाहौर में वाक़या। और ये कौन सा अदारा है जिसमें ब्रेन एनोग्राफी, सिटी स्किन और MRI की जदीद सहूलियात कायम हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएं। सबसे ऊपर इसकी एक्सरसाइज होंगी तो वो हम पढ़ लेते हैं। अब सारा कुछ तो हमने पढ़ा हुआ है ना, अब इसकी एक्सरसाइज पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं है।
एंजाइम की इब्तदाई अलामात कौन सी हैं? हालिया वाक़ात को भूल जाना, वही। उसके बाद साला मरीज़ की बुखार, सर दर्द, गर्दन में खराव किसी बीमारी है, वो दिमाग की छलियों की सोजिश, ठीक है ना। और उसके बाद मरकज़ी असाब यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन की तशख़ीस के लिए कौन सा मुफीद टेस्ट है बेटा? वो CFS, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है कि रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद कौन सी पेचीदगी हो सकती है? आंतों की कंट्रोल का ख़त्म हो जाना। और उसके बाद खून की नाली बहा बंद होने के लिए कौन सा फालिज हो सकता है? एस्मिक फालिज। अगर मरीज़ के जिस्म के दाएं हिस्से में फालिज हो जाए तो डॉक्टर की बात का शुबा करेगा दिमाग के बाएं हिस्से में फालिज हो जाना, ठीक है ना। दर्ज आल में से कौन से ख़तरा फालिज का सबब बन सकता है बेटा? हाई ब्लड प्रेशर। FATS टेस्ट किस बीमारी की तशख़ीस फालिज के लिए? फालिज की हालात में कौन से इक़दाम का इलाज करना चाहिए? खून के लोथरे को कम करना चाहिए। और CFS रिपोर्ट में माया का धुंध और सफ़ेद खून की खलियात आपकी बैक्टीरियल मैनेजमेंट के लिए होती हैं। उसके बाद आ जाएँ इसके शॉर्ट के लिए एक्सरसाइज के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बुनियादी मकसद क्या होगा? आपके जिस्म की सरगर्मियों को कंट्रोल करना। एस्मिक और हिजरिक फालिज में फ़र्क। खून के दिमाग के रास्ते में जो खून की नालियाँ हैं उसमें खून जम जाना, वो एस्मिक फालिज, और खून की नालियाँ फट जाना हिजरिक फालिज। और मैनेजमेंट में गर्दान अक्कर क्यों जाती हैं? आपकी खलियों में सोजिश पड़ जाती है। मिर्गी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे कंट्रोल किया जाता है? उसकी अदवायात दें, एहतियाती तदाबीर अपनाएँ। एंजाइम की बीमारी की इब्तदाई अलामात, आपके हाली वाक़यात भूल जाना, दुश्वारी, उलझन पैदा होना, आस्ता आस्ता ये बढ़ जाती है। दिमागी रसौलियों की तशख़ीस के लिए MRI और CT स्कैन क्यों बेहतर है बेटा जी? MRI तस्वीर बनाती है और CT स्कैन इसका बेहतर अंदाज में मुतालिया कर सकती है। फालिज के मरीज़ों के लिए फिजियोथेरेपी किस तरह मददगार है बेटा? फिजियोथेरेपी आपके कमज़ोर हिस्सों को मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, व्हाई डज द फास्ट टेस्ट चेक ड्यूरिंग द स्पिरिट स्टॉक? यानी कि मुतलबा फालिज की सूरत में FA टेस्ट को क्या चेक किया जाता है कि आपका बाजू कमज़ोर है, आपकी बोलने की दुश्वारी हैं, फ़ौरी आपकी इक़दाम चाहिए, आपका चेहरे का झुकाव, ये तमाम चीज़ें आपकी फास्ट टेस्ट में की जाती हैं। तो ये बेटा जी आपका पहला चैप्टर है, ठीक है ना, जो आपका कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में इसका जो दूसरा चैप्टर है और ये हम पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।